नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज 2 नंबर पेपर की हम बात करेंगे, वो है सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा है 2023 की, और पेपर इसका 2024 में हुआ था। यानी हम बात करेंगे आज कॉलेज व्याख्याता के जो पेपर हुआ था जीके का, यानी पेपर थर्ड के अंदर जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान पूरा आता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और करंट अफेयर्स आता है तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, क्योंकि ये अभी हाल ही में हुआ है, तो आगामी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जीके के प्रश्न भी इसमें खतरनाक पूछे गए हैं, वो प्रश्न भी आपके रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पटवारी है, वीडियो का एग्ज़ाम है, चाहे आप कोई भी परीक्षा की आरएस की है, तो वहाँ पे रिपीट होंगे ये। तो हम डेली एक पेपर का रिवाइज करेंगे। और सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो हम डेली रिवाइज करेंगे। आज जो है मैं पेपर लेके आऊँ वो बिना आंसर के लेके आऊँ। कुछ साथी ने कहा कि आंसर नहीं लेके आना सर, तो मैं उनकी डिमांड पर लेके आया हूँ। देखिए, आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है, इसके अधिवेशन पूछे जाते हैं। देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। ये इस राजपूताना मध्य भारत सभा हुई थी, जो कब हुई थी, 1919 को। देखिए, इसकी स्थापना 1919 को की गई थी। स्थापना के वक्त हम बात करें, जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक, इन्होंने कहाँ पे की, दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर। दिल्ली के अंदर हमारी एक मारवाड़ी पुस्तकालय बनी हुई है चांदनी चौक पर, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जो है अजमेर को बनाया गया। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। 2 नंबर इसने पूछा है कि चतुर्थ अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो चौथे की हम बात करते हैं, उत्तर की बात करते हैं एक बार हम प्रश्न की। तो ये नागपुर के अंदर हुआ था। चौथा अधिवेशन हुआ था वो नागपुर के अंदर हुआ था। और नागपुर के अंदर हुआ कब था, 1920 की बात है। नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर इस राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। फिर हम बात करें, अधिवेशन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इस राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ। तो प्रथम तो कहाँ पे हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ था। जो मारवाड़ी पुस्तकालय थी हमारी चांदनी चौक, वहाँ पे तो प्रथम ये हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन आपसे पूछा जाए तो दिल्ली के अंदर। फिर आपसे पूछा जाए दूसरा, तो दूसरा अमृतसर के अंदर। इसी सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था 29 दिसंबर 1919 को। 1919 को ये होती है अपने अमृतसर के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, ये लगभग जल्दी जल्दी एक एक दिन का फासला। फिर हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के अंदर जो होता है वो तीसरा अधिवेशन होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अजमेर के अंदर हुआ था, और 1920 के अंदर। डेट पूछी जाती है, तो डेट हो जाएगी इसकी मार्च 1920। मार्च याद कर लेना, मार्च 1920 के अंदर अजमेर के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है। और कितनी हो गई, पहली हो गई, दूसरी होगी, तीसरी होगी और चौथी हो गई। तो इसने पूछा चौथा अधिवेशन कब हुआ, नागपुर के अंदर। पूछा जाता है लगभग ज़्यादा तो हमारा राजस्थान का अजमेर में कब हुई, तो तीसरा अधिवेशन हुआ था और 1920 के अंदर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, भी हिस्ट्री से संबंधित है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। देखो, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनिए। अब देखो, सत्य असत्य पर आधारित, सही विकल्प पर आधारित प्रश्न पूछे गए और बार बार ये सीधे रिपीट होते हैं। देखिए, हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद दीन गर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। क्या बिल्कुल सही है ये आंसर। फिर अब बात करें, जालोर के दहिया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य बिल्कुल है। इस बीका दहिया को हम बात करें, ये दहिया को, इस बीका दहिया था, इसको जो है गोल्ड का यानी सोने का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। और यहाँ पे एक शक्तिशाली सेना भी भेजी थी जालोर दुर्ग की। तो याद कर लेना, ये ए और बी दोनों बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। आगे देखिए, अच्छा प्रश्न है, मंदिर से संबंधित है, युग्म सुमेलित है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, ठीक है। फिर केवाया माता किनसरिया, फिर सुंदा माता मंदिर सांबर। तो इसमें हमें बताना है कि सत्य कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अपना 3 नंबर, ए और बी दो सही है। तो सुंदा माता जालोर की है, सांबर की नहीं है। कहाँ की है, जालोर की है। सुंदा माता जालोर की है, लेकिन ज्वाला माता जयपुर की है, और केवाया माता भी किनसरिया के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए,
निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की? अभी आरपीएससी की ये फेवरेट है। आरपीएससी क्या करती है, कक्षा 9 की जो बुक है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, प्रताप क्लासेस पर मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, 9 की पूरी करवा दी है मैंने, और हमारी बुक भी आती है। और अब इसको कक्षा 9, 10, 6 से लेकर 12 तक हम क्या एमसीक्यू भी निकालेंगे, ताकि प्रश्न यहाँ से बार बार आते हैं और आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपके लिए स्पेशल मेहनत होती है, हमारा पेपर हम अपलोड करवाते हैं, बुक निकालते हैं एनसीईआरटी की का की बुक आते हैं, और पेपर के लिए स्पेशल मेहनत कर रहे हैं ताकि आप पीछे वाले पेपर पढ़ के अच्छी तरीके से एग्जाम दे सकें। देखिए, खड़लाई आश्रम की स्थापना भी पूछा जा सकता है। तो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा 1934 के अंदर सांगवाड़ा के अंदर इस भील शिक्षाओं के लिए, भील लोगों की शिक्षा के लिए, मैं उनके लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे देखिए, एक प्रश्न पक्का है, 1 नंबर पक्का है आपका। सो 2 नंबर है, एक प्रश्न 2 का, तो 2 नंबर 1 नंबर। चित्रकार नानक राम, रामनाथ जोशी स्वाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये आपको पता है, प्रश्न आता ही आता है, ये किशनगढ़ शैली के हैं। चित्रकार हैं नानक राम, ठीक है, नानक राम है, और रामनाथ है, और जोशी स्वाईराम है। देखिए, इनको बार बार अलग अलग पूछा जाता है, किशनगढ़ के और भी है तो उनके अलग पूछे जाते हैं। तो नानक राम, रामनाथ, जोशी स्वाईराम ये किशनगढ़ चित्रशैली के उदाहरण हैं, ये मतलब चित्रकार हैं। आगे देखिए, अर्थुणा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? कितना गजब का प्रश्न है। अर्थुणा स्थान आपको पता है कोटा के अंदर है, और मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? ये परवार वंश के राज करवाया गया। ये है भी आरपीएससी जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम जब लेती है तो हिस्ट्री के जो टॉपिक में क्वेश्चन डालती है तो नज़ारा मतलब अच्छा डालती है। गणगौर पर्व के दौरान गाई जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? देखो, गिंदोली कौन थी भी? ये थी अपने अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी भी ये गिंदोली। याद कर लेना कि जब गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है तो ये गिंदोली कौन थी? ये गिंदोली थी अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। ठीक है, ये देखो तगड़े तगड़े प्रश्न है ये। आगे देखिए, भी एक प्रश्न यहाँ से भी आता है, जो पटवार का हुआ था उसमें एक प्रश्न इन्होंने पूछा था कि जो पुस्तक प्रकाश है ये कहाँ पे है? ये पटवार के अंदर आया हुआ था। तो यहाँ से आता है सरस्वती भंडारण है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय है, पुस्तक प्रकाश है, शास्त्र भंडारण है। देखिए, हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सरस्वती भंडारण है वो। देखिए, सरस्वती भंडारण की हम बात करेंगे तो ये है उदयपुर के अंदर, ये तो है उदयपुर के अंदर। फिर हम बात करेंगे अनूप संस्कृत पुस्तकालय की बात करेंगे तो ये है अपने बीकानेर के अंदर, और पुस्तक प्रकाश है ये अपने जोधपुर के अंदर है, और शास्त्र भंडार है आमेर के अंदर। तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। याद कर लेना, सरस्वती भंडारण है उदयपुर के अंदर, अनूप आजे आपको पता है बीकानेर के शासक थे, तो अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है। पुस्तक प्रकाश याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है, जोधपुर के अंदर। और शास्त्र भंडार की हम बात करेंगे आमेर के अंदर है। आगे देखिए, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किस माध्यम से आया था? यानी जब मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को यहाँ से क्रांति होती है तो इसका प्रभाव राजस्थान के अंदर किस प्रकार आया, कौन सी टुकड़ी के माध्यम से आया? तो ये आया था भाई, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जो सेना थी वो आ गई थी राजस्थान में। तो ये याद रखना है आपको। 3 नंबर। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? देखो, मेवाड़ प्रजामंडल कक्षा 9 के अंदर स्पेशल प्रजामंडल दिए हुए हैं, जिसमें अलग अध्यक्ष भी दिए हुए हैं और अलग से। तो इसने पूछा, एक तो मेवाड़ की प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है, तो इसमें उपाध्यक्ष पूछा। देखो, अब अध्यक्ष तो हमें पता है माणिक्य लाल वर्मा थे, ये उपाध्यक्ष। तो अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा भूरेलाल ब्याह, ये उपाध्यक्ष थे। याद कर लेना, मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे भूरेलाल। क्या थे? भूरेलाल ब्याह। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो खतरनाक प्रश्न लेकर आऊंगा, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न मैं लेके आऊंगा, पेपर लेके आऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन तिथि को सम्मिलित नहीं है? देखिए, आपके मेले यानी मतलब पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा आपका। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणेश्वर का मेला कब लगता है? डिग्गी जो पूरी कल्याण जी है, कपिल मुनि है। तो इसमें देखिए हम बात करेंगे, तो इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है इनमें से, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं होगा? वो ये कपिल मुनि का मुना जो है कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है।
ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। बाणगंगा का मेला जो जयपुर में लगता है ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है। बाणेश्वर का जो डूंगरपुर का मेला है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। जो डिग्गी पुरी कल्याण जी का मेला है वो सावन के अंदर लगता है, सावन अमावस्या के अंदर। तो बाणगंगा का मेला वैशाख के अंदर लगता है, बाणेश्वर का मेला माघ के अंदर लगता है, और डिग्गी का श्रावण के अंदर, और कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा होगा यहाँ पे। जैसे माघ पूर्णिमा तो यहाँ पे ये होगा। फिर देखिए बगल बंडी क्या है, ये देखो इस प्रकार के प्रश्न है। देखो बगल बंडी क्या है, बगल बंडी की हम बात करेंगे तो ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है एक, ठीक है। कि आप बागड़ी भाषा में कहते हैं कि बंड की सी पैर लिया, तो पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है ये, इस प्रकार का एक कुर्ता सा होता है। तो बगल बंडी ये होता है पुरुषों का ऊपरी वस्त्र। काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी। काम प्रबोध है और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा, तो ये महाराजा अनूप सिंह के ग्रंथ है भी। एक तो काम प्रबोध याद कर लेना, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग ये दोनों याद कर लेना। ये प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई, ये महाराजा अनूप सिंह के शासन काल में हुई थी। थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा था। तो अच्छा प्रश्न है ये हो जाएगा अपने राजा जगन्नाथ कछुआ को। क्या कह रहा है कि अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने के लिए सौंपा गया था। भी अकबर ने कहा कि मेरे दरबार में लाओ महाराणा प्रताप को, तो ये जो भेजा था वो जगन्नाथ कछुआ को पकड़कर, मतलब पेश करने के लिए सौंपा था कार्य जगन्नाथ कछुआ को। निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है। देखो ये भी प्रश्न अच्छा है। जयवंश महाकाव्यम की हम बात करें तो ये है सीताराम भट्ट परवर्णीकर। सीताराम भट्ट परवर्णीकरण का जो है ये ग्रंथ है जयवंश महाकाव्यम, याद रख लेना। जयवंश महाकाव्यम ये है सीताराम भट्ट परवर्णीकरण का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र कौन सा, इनमें से तत्ववाद्य यंत्र की हम बात करेंगे तो भपंग इसमें क्या हो जाएगा, तत्ववाद्य यंत्र है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 17 नंबर। तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तेजा जी खड़नाल के राम कुंवरी व तहार जी धोलिया जाट के पुत्र थे। क्या ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में देखिए लाछा गुर्जरी की गायों के रक्षार्थ तेजा जी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, ये भी सही है और ये भी सही है। इनका खड़नाल नागौर के अंदर राम कुंवरी और तहाड़ जी धोलिया जाट के पुत्र थे। लाछा गुर्जरी की गायों के रक्षार्थ हेतु तेजा जी ने अपने प्राण न्यौछावर दिए थे। तो दोनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। आंसर इसका 4 नंबर दोनों सत्य हो जाएंगे। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों के ने किसके पास शरण ली थी। अच्छा प्रश्न है ये ये ली थी हमीर ने। किसने, कि मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली, तो हमीर के पास शरण ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। देखिए इसमें कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है, ओखरी। ओखरी जो है कान के अंदर पहना जाता है। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी। देश दर्पण की हम बात करेंगे तो ये है दयालदास। कौन है, दयालदास की रचना है देश दर्पण, याद कर लेना। देश दर्पण रचना है दयालदास की। बुराट पठार की औसत ऊंचाई क्या है। बुराट पठार की औसत ऊंचाई क्या है, तो ये हो जाएगा अपना 1225 मीटर है। बुराट का पठार 1225 मीटर ऊंचा है। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रारंभ हुई। ये करंट के प्रश्न है, ये एग्जाम में भी आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये है 2023 से, यानी हरित राष्ट्रीय जो हाइड्रोजन नीति है वो 2023 से लागू की गई है। अगला देखिए भी अच्छा प्रश्न है। भारत मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-5 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि रक्षण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया। देखो ज्योग्राफी के प्रश्न इस प्रकार आ रहे हैं। अधिवास के द्वारा मरुस्थलीकरण, वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण। ये प्रश्न वही है कि निम्न में से अपर्दन का कारण है, लेकिन इसको इस प्रकार दिया गया है ताकि आप
को भाषा जो है हैंडल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वनस्पति शरण के द्वारा या जल अपर्दन के द्वारा और अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण होता है, परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन देखा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले के अंदर है? और राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? 888 शिशु लिंगानुपात है, 888 राजस्थान के अंदर, ये आपको याद रखना है। अब बात आई है कि जिले में सर्वाधिक किस में है, तो बात करेंगे अपने बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? लसवारी या लासवारी, वराह या लसवारी के नाम से जाना जाता है, वो रूपारेल नदी को जाना जाता है। ठीक है। सरदार समंद झील तथा जेत सागर झील क्रम से अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? सरदार समंद झील है एक तो, और दूसरी है जेत सागर झील। ये हम बात करेंगे, ये पाली में है सरदार समंद, और जेत सागर है बूंदी के अंदर। ये देखो कितना गजब का प्रश्न बना है। तो सरदार समंद है पाली जिले के अंदर, और ये हो जाएगी अपने बूंदी जिले के अंदर। ठीक है। आगे बात करते हैं, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है भी? सिरोही के अंदर है, पाली के अंदर है, भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में इन सेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। अब आप चारों मिट्टियों के नाम लिख दीजिए। वर्टिसोल मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? अल्फीसोल्स जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है? और एंटीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? एक अल्फीसोल्स और एंटीसोल्स। कमेंट में जवाब देते रहिए ताकि आपके क्वेश्चन याद होते रहें। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर रहा है प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादन जिले सही सम्मिलित है? देखिए अब देखो सारे लगभग याद हो जाएंगे, गेहूं कहाँ पे होती है, मक्का कहाँ पे, बाजरा और कपास, और सही इन्होंने जिले दिए हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसने पूछा कि सही जिले सही सम्मिलित है, तो वो हो जाएगा 3 नंबर बाजरा, अलवर, बाड़मेर और जयपुर के अंदर। उत्पादक की बात कर रहा है, उत्पादक जिले हैं बाजरा के, अलवर है, बाड़मेर है और जयपुर है। ये याद कर लेना, बाजरा का अलवर, बाड़मेर और जयपुर, और बाजरा का राजस्थान में प्रथम स्थान है। आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? अब सीधा पूछा है कि जालोर का शुभंकर क्या है, तो भालू है। आपको पता है जालोर का शुभंकर क्या है? भालू है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? तो वो है जोधपुर। ये 2022 की रिपोर्ट है, भी याद कर लेना, हो सकता है छप जाए। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है। ये मनसा माता जो है संरक्षण रिजर्व है, ये है कहाँ पे? ये है अपने झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे है? झुंझुनू जिले के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? देखो मोस्ट प्रश्न ये है भी, खतरनाक प्रश्न। ठीक है, अब याद करते हैं कि पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है, लेकिन इसने पूछा है अंतर पूछ लिया, तो अंतर है 27% का। कितना है भी? 27% का। आप निकाल के देख लेना। आप देखो पशु परिचर एग्जाम के लिए जो साथी तैयारी करें उनके लिए भी प्रश्न आ चुका है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए व सही कोट का चयन करना है। पशुधन दिए और नस्ल दी हुई है। ठीक है, ये हो सकता है सीधा का सीधा उठा के पशु परिचर में दे दे। तो इसमें देखिए हम बात करें भैंस की, हम बात करेंगे तो जाफराबादी भैंस की नस्ल है। फिर हम बात करें ऊँट की, ऊँट की नस्ल हो जाएगी गोमठ, और भेड़ की नस्ल हो जाएगी अपने चनोथर, और बकरी की है लोही। ये बार बार प्रश्न आते हैं और मेन जो पूछा है वो है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। भैंस की हो जाएगी जाफराबादी, ऊँट की है गोमठ, भेड़ की है चनोथर, और बकरी की लोही नस्ल है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरियास सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज की खनन क्षेत्र है? देखो कितने गजब, नाथ की नेरी, टुनका, ठीक है, नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरिया, सिंदरिया जो सुंदरिया पूछा जाता है, तो ये है भाई
अम्बरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियार। आगे देखिए भी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक साइड हमें दिए हुए उल्लेख दिए हुए और एक साइड दिए हमें अवस्थित। देखिए राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स कहाँ पे है, ठीक है, ये हम बात करें। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आंसर भी दिखाई दे। और वर्सेड, स्निपिंग मिल्स और सीरी सीमेंट और जेके टायर। देखिए पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स है, ये तो है एक नंबर ब्यावर के अंदर है भी। फिर वर्स्टेड है स्निपिंग मिल्स है, ये है भी अपने चूरू के अंदर। फिर सीरी सीमेंट है, ये कहाँ पे अभी, ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारा, ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें हम बात करें तो देखिए इसमें एक नंबर का जो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स है, ये गुलाबपुरा केंद्र है भी। कहाँ पे है? गुलाबपुरा केंद्र है, ये तो है गुलाबपुरा केंद्र। फिर बात करें बी नंबर, ये स्निपिंग मिल्स है, वर्स्टेड स्निपिंग मिल्स है, ये है अपने चूरू के अंदर, ठीक है। और सीरी सीमेंट है ब्यावर के अंदर और जेके टायर है कांकरोली राजमंद के अंदर। तो इस प्रकार इसका आंसर हम देखें तो ये हो जाएगा, इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर। आगे देखिए भी, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खनिज जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान है दर्ज किया गया है? वो है सिरोही जिले का। किसका? सिरोही जिले का। आगे देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? देखिए कितना गजब का प्रश्न है कि दक्षिणी जो अरावली है उसके कौन कौन से क्षेत्र है, यानी शिखर है। तो वो हो जाएंगे अपने, एक तो हो जाएगा नागपानी है, एक हो जाएगा लीलागढ़। ये दोनों क्या है? ये दक्षिणी अरावली के प्रमुख शिखर है, याद कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर की हम बात करेंगे, इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है। जो भाखड़ा नहर परियोजना है वो राजस्थान के अंदर सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है उसका? वो है अपने 15 से 16% है, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? 8 वर्ष में एक बार है, तो वो है भरतपुर जिले के अंदर। किसके अंदर? भरतपुर जिले के अंदर। आगे देखिए, नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। इसके अंदर सही कूट का चयन करना है। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है, बिल्कुल गलत है। नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों में अपेक्षाओं को सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी 1 और 3 बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर है उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये कोई नहीं दिलाता है, इनमें से कोई नहीं दिलाता है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसकी हम बात करें आंसर की, तो ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा, बिल्कुल सही है। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, एक व दोनों सही हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, अनुच्छेद 191, ठीक है। आगे देखिए भी, पॉलिटी के आरपीएससी अच्छे तगड़े प्रश्न पूछती है भी। वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल यानी 8/12/2003 से 13/12/2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे थे? तो हम बात करें तो ये रहे थे भी 6। कितने? 6 हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। राजस्थान की मंत्री परिषद की जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो कितनी है? तो वो है 12। कितनी है भी? 12 है, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
इस पेपर के अंदर हमारे 100 प्रश्न हैं, हम कंप्लीट करेंगे 100 प्रश्नों को। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, इसमें ऑप्शन भी हमें शायद तक, हाँ यही है, इसमें सारा बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा ही की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संबंधित है, बिल्कुल गलत है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे इसमें। आगे देखिए भी, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु सवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, यानी आरपीएससी के द्वारा कब लागू किया गया सवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ किया गया अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु? तो ये किया गया था 1984 के अंदर। कब? 1984 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए गए थे? कैलाश वाचु थे भी उस टाइम। ये देखो भी हो सकता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे? उस टाइम थे कैलाश वाचु। अगला देखिए, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसमें देखिए 49 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुआ, बिल्कुल सही है। प्रथम व द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी, बिल्कुल सही है। आवेदक के प्रतिकर के सदस्यों संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकरणी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश जारी करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हम बात करें 2 नंबर 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब देखो पॉलिटिकल के कितने खतरनाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ने चाहिए इन प्रश्नों को। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न में से भूमिका नहीं है। राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न में से भूमिका नहीं है, तो वो राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे देखिए भी 50 कंप्लीट हो गए हमारे, 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला देखिए, बड़े बड़े प्रश्न हैं थोड़े से। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालानुक्रम के आधार पर सही विकल्प चिन्हित कीजिए। बात क्या कर रहा है? राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनके आरोही क्रम की बात कर रहा है, जितने भी अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए इसमें उत्तर हो जाएगा भी हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा और बी.डी. कल्ला, ये है भी इसका क्रम। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालानुक्रम के आधार पर सही विकल्प चिन्हित कीजिए, तो हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा और बी.डी. कल्ला हो जाएंगे। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? इसमें से तो पूछा क्या है, मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कथन के अनुसार। तो इसमें लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नागरिकों को सख्त करना, बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल दिए हुए और मुख्यमंत्री दिए हुए। सेकंड ग्रेड में सेम यही क्वेश्चन आएंगे और रिपीट कर लेना भाई। वसंत राव पाटिल, प्रभा राव, राम नाइक, दरबारा सिंह। अब देखो प्रश्न का हिंट मिल जाता है आपको किस प्रकार तैयार करना है। अब देखो एक साइड इसने राज्यपाल दे दिया और एक साइड मुख्यमंत्री दे दिया, तो हमें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इसकी हम बात करेंगे, तो वसंत राव पाटिल की हम बात करेंगे तो ये हरिदेव जोशी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। फिर प्रभा राव की हम बात करेंगे तो उस टाइम थे अशोक गहलोत थे प्रभा राव के टाइम। फिर हम बात करें राम नाइक के टाइम थे वसुंधरा राजे, और दरबारा सिंह के समय भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे?
भैरव सिंह शेखावत। और इसका आंसर की हम बात करेंगे 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था? ये किया गया था अपने 2004 के अंदर। कब? 2004 के अंदर किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का ही है। क्या है भी? राज्यपाल का है, शक्ति है राज्यपाल की। 213 के अंदर संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की एक शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के अनुसार नगरपालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? देखो भाई, नगरपालिका का कौन सा विषय नहीं है? देखिए, इसमें हम बात करें, जन्म मरण सांख्यिकी है नगरपालिका में, सड़कें व पुल भी है, अग्नि शमन सेवाएं भी है, बाजार व मेले इसके अंदर नहीं है। तो याद कर लेना भी। सबसे पहले तो देखिए, इसमें विषय की जो बात हुई है वो अनुच्छेद 243W के अनुसार है। और कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में एक तो नगरपालिका का उच्छेद है, उल्लेख है, और कौन सा? 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया। आगे, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? तो वो है अपने 19। कितने? 19 हो जाएंगे भी। अगला देखिए, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। बात किसकी कर रहा है? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की कर रहा है। ठीक है, तो दोबारा सचिवालय के संबंध में है। तो इसमें हम बात करें तो सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होनी चाहिए, न कि विशिष्टता के, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों कथन गलत हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? बात किसकी कर रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 320(3) जरूरी है भी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही व पारदर्शिता सोसाइटी SSAAT के शासी निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो वो है मुख्य सचिव। कौन हो जाएंगे? मुख्य सचिव। आगे देखिए, 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? तो वो है भी 10.60% है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने सेविंग का बॉन्ड दिया जाता है? वो दिया जाता है भी अपने 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। अगला देखिए भी, निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो इसमें हो जाएगा विश्व बैंक। कौन सी हो जाएगी? लगभग विश्व बैंक करती है। जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की बात करें जयपुर के अंदर होगी। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। आगे देखिए भी, आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना है? तो देखिए, अच्छा प्रश्न है ये अभी 9.54% है हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान। आगे देखिए भी, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए भी, योजना से संबंधित है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? 66 नंबर देखिए, तो इसमें हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25, 2021 पूरे राज्य में संचालित है। बिल्कुल सही है। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के व लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता देय है।
18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 दिए जाएंगे और सालाना 2000 रुपये दिए जाते हैं। तो बिल्कुल दोनों कथन सही हैं। ये मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना से संबंधित है। आगे फिर देखिए, राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा स्थापना की गई है? वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी पीएनजी पर वेट की प्रचलित दर 14.5% को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया अपने 10% कर दिया गया है। ये हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तित बजट 2024-25 के अंदर, और ये एग्जाम में आगे छप भी सकता है किसी भी एग्जाम में। राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। देखिए, इसकी हम बात करेंगे। कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु माँ वाउचर योजना की शुरुआत की गई। क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई। ये भी सही है। तो दोनों योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? अच्छा प्रश्न है ये। और आर्थिक समीक्षा के लिए नाना क्लासेस की पुस्तक भी आ चुकी है, वो पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि अभी जो कॉलेज लेक्चरर का स्कूल शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। आर्थिक समीक्षा के जो भी प्रश्न आए थे, योजना के आए थे, जितने भी हैं नई योजना है, तो ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना बार बार पूछी जा रही है। तो आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा राजस्थान के प्रत्येक जिले में। तो पीएम सूर्य घर जो है योजना है, इसके तहत। आगे देखिए भी अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन रोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता अभिभावकों में समय के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? इसमें है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए क्या चाहिएगा? ठीक है, तो अधिकतम जो वार्षिक आयु है, आयु सीमा है, वो क्या है? आय सीमा। बात क्या कर रहा है? आय सीमा की बात कर रहा है। तो ये है भाई 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए। मेड एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा? रिको के द्वारा स्थापना की गई है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे देखिए भी अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा रसोई योजना नाम था। ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? किस प्रकार संचालित की जाती है? तो राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ये संचालित की जा रही है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। आगे देखिए, राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगी भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास। ये इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन व कौशल विकास, मूल्य संवर्धन व आपूर्ति श्रृंखला में सीधे शामिल करके किसानों की आय में वृद्धि। तो ये इसके जो है सही हो जाएंगे। वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ये रहा है भी पशुधन का। ठीक है, आगे देखिए, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? तो इसमें क्या हम बात करें कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा बीज व कृषि मशीनरी उप मशीन। देखियो, कृषि का टॉपिक बार बार अभी राजस्थान कर्मचारी चयन भी बोल रहा है, पूछ रहा है। तो आपको भी कृषि का अच्छी तरीके से टॉपिक तैयार करना चाहिए, जो भी बजट से संबंधित है, आर्थिक समीक्षा से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 सर्वोत्तम निर्यात उत्पादक रहे हैं। तो ये पूछा गया है आर्थिक समीक्षा का, और ये नाना क्लासेस की पुस्तक है, वहाँ पे दिया हुआ है। तो इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न व आभूषण, ये जो है 2 सर्वोत्तम निर्यात उत्पादक रहे हैं 2023-24 में।
निम्न में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वृहद विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध करवाती है? तो कौन सी हो जाएगी? निवेश संवर्धन ब्यूरो। ये क्या उपलब्ध करवाती है? ये कराती है राज्य में वृहद विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध करवाती है। आगे देखिए, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? किसके तहत भी? पीएम कुसुम योजना के तहत घटक बी चल रहा है, इसके तहत कितनी सब्सिडी अनुदान प्रदान की जा रही है? इसके तहत 60% जो है सब्सिडी करवाई जा रही है उपलब्ध। ठीक है, आगे देखिए भी, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? आस्था कार्ड की हम बात करेंगे, जो पात्र परिवार है क्या उपलब्ध करवाता है? ये बीपीएल कार्ड धारक के लाभ है भी। ये जो बीपीएल जो भी कार्ड है लोगों के बने हुए हैं उनके लिए स्पेशली ये आस्था कार्ड राजस्थान है। ठीक है, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्न में से किस टीम को हराया था? तो ये हराया था भी पंजाब को। किसने? पंजाब को हराया था। ये प्रश्न करंट के है, सारे देख लेना भाई। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरे सैन्य स्टेशन बन गया है? तो वो है भी जयपुर सैन्य स्टेशन बन गया है। ठीक है, आगे देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाला अधिकारी का नाम देखिए। इसमें मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंदर हम बात करें लोक बंधु। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका व महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? किस स्पर्धा के लिए? तो इसका हो जाएगा स्किट के लिए। किसके लिए? स्किट के लिए। तो अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान पेरिस ओलंपिक 2024। आगे देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है अभी कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा के अंदर। तो इसमें देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 85 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए बी और सी, यानी ये बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा के अंदर की गई है। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी? कौन सी? राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 की हम बात करें तो रेलवे स्टेडियम जयपुर के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? होम वोटिंग के तहत जो अभी स्टार्ट किया गया था उसके तहत हम बात करें तो ये 98.39%। कितना? 98.39% वोटिंग हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, इसकी थीम क्या थी? तो ये थी भी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की तो इसकी थीम है ये योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, आगे देखो, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप की हरियाणा चैंपियनशिप तथा राजस्थान रनर्स अप के मध्य फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? देखो, स्कोर तक पूछा जाता है तो 35-33। ठीक है, फाइनल मैच का अंतिम स्कोर। काव्यकृति सूद सोदू जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया है? तो वो किया गया है सोनाली सुथार को। ठीक है, जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली है? तो वो संभाली है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह के द्वारा संभाली गई है सप्त शक्ति कमांड की कमान। राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। तो वो किए जाएंगे बीकानेर व उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर और उदयपुर के अंदर। हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने नीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? तो वो की है चुल्ली बाड़मेर के अंदर। चुल्ली गांव है बाड़मेर का। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा, वो 12 के अंता तहसील में खोला जाएगा भी। राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है भी हमीर सिंह भायल को।
ठीक है, नियुक्त किया गया है। राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में चिकित्सा व स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? तो ये है भी 8.26% चिकित्सा व स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु भी प्रावधानित है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रस्तावित MSME पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिए, हम बात करें तो राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प व MMME सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। तो ये इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रथम चरण में इस वर्ष 25 क्लस्टर के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो ये इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भी, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो वह अशोक कुमार पारख शामिल नहीं है। आगे देखिए भी, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी बात करें, इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 में से प्रस्तावित है। बिल्कुल सही है। यह इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण था। बिल्कुल गलत है। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सिडोस एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और सी सही हो जाएंगे। आगे देखिए भी, लास्ट प्रश्न है हमारा 100 नंबर। राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि क्या है? तो वो है भी 25 लाख राशि है। तो ये आज का हमने कॉलेज व्यक्ति था, कॉलेज लेक्चरर का जो हमने पेपर का रिवाइज किया। तो आप देख सकते हो, इसमें पॉलिटी के और बजट के, आर्थिक समीक्षा के, और हम बात करें पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे और जीके के प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान के और भूगोल के भी। तो आपको कैसा लगा पेपर, इसका जवाब भी दीजिए। और हम डेली इस प्रकार एक पेपर लेकर आएंगे, अच्छा रिवाइज करेंगे, और जो नए पेपर है उसकी हम एक बार बात करेंगे। उसके बाद में जो पुराने पेपर है उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। और आर्थिक समीक्षा और बजट के लिए आपको नाना क्लासेस की पुस्तक मिल जाएगी, स्पेशल आर्थिक समीक्षा की, जो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए। और हम जो RBSC 6 से 12 तक की पुस्तक है उसका अब हम MCQ निकाल रहे हैं, वो आ जाएगी लगभग बाजार में। तो आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें उन बुक का, जहाँ से आपको बार बार परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।